नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार टॉपिक। जी हाँ, आज का हमारी जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाम है इसका हीमोफीलिया। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट एनीमिया पढ़ा था जिसका नाम था थैलेसीमिया। जी हाँ, थैलेसीमिया एक हीमोग्लोबिनोपैथीज थी। थैलेसीमिया में हमने पढ़ा कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और जिनके पेरेंट्स कैरियर होते हैं उन बच्चों में थैलेसीमिया कॉमनली देखने को मिलता है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर था। दो तरह के थैलेसीमिया हमने वहां पे बताए थे, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया को थैलेसीमिया माइनर बोला क्योंकि वहां पे 4 जीन अफेक्ट होते हैं और 4 में से कोई एक जीन के डिफेक्ट होने की वजह से वो थैलेसीमिया होता है। जितने ज्यादा जीन अफेक्ट होते हैं उतना ही ज्यादा थैलेसीमिया जो है वो गंभीर समस्या बनता है। अल्फा थैलेसीमिया भी, लेकिन इसमें 4 में से एक ही जीन ज्यादातर अफेक्ट होता है। दूसरा थैलेसीमिया जो है वो थैलेसीमिया हमने बोला बीटा थैलेसीमिया, जिसमें 2 ही जीन होते हैं और दोनों के दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। तो 100% बीमारी वाला थैलेसीमिया होता है बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मेजर हमने उसको बोला और उसी का दूसरा नाम था कुलीज एनीमिया। और थैलेसीमिया का क्लिनिकल साइन हमने पढ़ा था कि इस कंडीशन के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है और इसका डायग्नोसिस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बच्चे में आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए डिस्फेरोक्सामिन या डेसिरोक्स हमने दवाई दिया और उसका परमानेंट इलाज था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये तो हमने ट्रीटमेंट लाइन पढ़ा थैलेसीमिया के बारे में। आज का हमारा जो सेशन है ये रहेगा हीमोफीलिया के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया कैसे होता है, हीमोफीलिया में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, हीमोफीलिया को क्या कैसे डायग्नोस करते हैं और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सभी बातों को डिटेल के साथ में आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। प्रेस द लाइक बटन एंड स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और सोच समझ के अपना बेस्ट जवाब देने की कोशिश करिए। सवाल यहां पे क्या पूछ रहा है, हीमोफीलिया इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन और कोज इज अननोन। 4 हमने यहां पे ऑप्शन आपको रख दिए। क्या कारण होता है हीमोफीलिया के होने का? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया। हीमोफीलिया इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया ना तो बैक्टीरिया से होता है ना हीमोफीलिया किसी वायरस से होता है। ये कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज नहीं है, ये एक तरीके का एनीमिया है। तो ये कुछ लोगों ने बैक्टीरिया जवाब लिखा, ये गलत है भाई। ये तो जवाब नहीं होगा, बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता है। और कोज अननोन नहीं है, कोज हमें पता है। ये भी एक जेनेटिक एनीमिया, जैसे हमने कल पढ़ा था थैलेसीमिया एक जेनेटिक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। वैसे ये भी कैसा है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि ये ऑटोसोम की बीमारी है या एलोसोम की बीमारी है? सभी लोग अपने कमेंट करिएगा। 2 ऑप्शन लिख दिए मैंने यहाँ पे। जेनेटिक में 2 चीजें होती है, ऑटोसोम और एलोसोम। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑटोसोम और एलोसोम। हमने बताया जेनेटिक का मतलब होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मतलब टोटल नंबर में होता है 46, जिसमें ऑटोसोम होते हैं 44 और एलोसोम होते हैं 2, है ना। 44 ऑटोसोम है, 2 एलोसोम है, टोटल 46 होते हैं। तो ये किसकी बीमारी है, ऑटोसोम की या एलोसोम की? अब कई लोगों ने जवाब लिखा है ऑटोसोम, कई लोगों ने जवाब लिखा है एलोसोम। याद रखिएगा, ऑटोसोम जो होते हैं, है ना, इसकी प्रीवियसली हमने एक डिजीज पढ़ा था ऑटोसोम के बारे में। और ऑटोसोम जो होते हैं, इन ऑटोसोम के अंदर 44 जो ऑटोसोम है, इनमें हमने कल बताया था जो थैलेसीमिया हमारा है उसमें आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रॉब्लम थी। वो 16 और 11 क्या थे, ऑटोसोम थे। 16वें नंबर पे, 11वें नंबर पे प्रॉब्लम थी, वो थैलेसीमिया था। हीमोफीलिया में प्रॉब्लम ऑटोसोम में नहीं होती है, हीमोफीलिया में प्रॉब्लम होती है एलोसोम की। एलोसोम को बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, जो नंबर में 2 होते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें होता है XX, ये 2 है फीमेल में। मेल होता है उसमें होता है XY, ये 2 क्रोमोसोम होते हैं मेल में। इनको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। और किसकी इनहेरिटेड डिजीज है? ये इनहेरिटेड डिजीज है जेनेटिक म्यूटेशन की। और किसका जेनेटिक म्यूटेशन होता है? एलोसोम का या सेक्स क्रोमोसोम का जेनेटिक म्यूटेशन होता है। किसका?
एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम का जेनेटिक म्यूटेशन होता है। तो अगला सवाल यही है कि हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड म्यूटेशन, वाई लिंक्ड म्यूटेशन, जेड लिंक्ड म्यूटेशन या ऑटोसोम। तो अभी हम बता चुके हैं आपको कि बीमारी ऑटोसोम की तो नहीं है, जेनेटिक बीमारी है, जन्म से होगी, पर किसकी बीमारी नहीं है, ऑटोसोम की बीमारी तो नहीं है, यह है एक्स लिंक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर। न तो ये जेड है न ये वाई है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक का क्या हो जाता है, यहां पे म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूटेशन। अब याद रखिएगा, हमने बोला कि जो फीमेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होता है, और जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई। बीमारी एक्स क्रोमोसोम में होती है। तो याद रखें कि मान लो ये फीमेल है और उसमें ये एक्स क्रोमोसोम बीमार है, और ये जो मेल है इसमें ये एक्स क्रोमोसोम बीमार है ना, बीमारी एक्स पे ही होती है। अच्छा, बीमारी दोनों एक्स पे नहीं होती है, कभी भी एक एक्स पे ही होगी। तो फीमेल में भी एक एक्स पे होगी, मेल में भी एक एक्स पे होगी। जब बीमारी फीमेल के एक एक्स में होती है, मतलब एक एक्स का म्यूटेशन है, तो एक एक्स फीमेल में अभी भी है, सही है, एक एक्स म्यूटेशन हुआ है, एक एक्स सही है। तो फीमेल हमेशा कैरियर होती है। ये जो फीमेल होती है इसमें हमेशा एक एक्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए फीमेल ऑलवेज क्या होती है, कैरियर होती है हीमोफीलिया में। फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होता, फीमेल चाइल्ड हमेशा हीमोफीलिया का कैरियर होता है। और जो मेल है इसके अंदर एक ही एक्स होता है और उस पर भी बीमारी लग गई, तो एक ही एक्स है, वही बीमार हो गया तो ये बीमारी वाला बच्चा होता है। तो मेल जो होता है वो हमेशा हीमोफीलिक होता है, डिजीज वाला होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हीमोफीलिया कौन से बच्चे में होगी, मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हीमोफीलिया जो है वो किसको होता है, मेल चाइल्ड को होता है। और फीमेल हमेशा क्या रहती है, कैरियर। क्यों रहती है, क्योंकि उसमें दो एक्स होते हैं और इसमें एक एक्स का जेनेटिक म्यूटेशन होगा। जैसे हमने पढ़ा था ना अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, तो एक ही जीन अफेक्ट होता है, इसलिए अल्फा थैलेसीमिया थैलेसीमिया माइनर है और बीटा थैलेसीमिया थैलेसीमिया मेजर है ना। तो ये फीमेल कैरियर है और मेल बीमारी का होता है हीमोफीलिया के अंदर। क्लियर कहानी। अगला क्वेश्चन, द रीजन व्हाई हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व इन ह्यूमन मेल। चलिए अगला सवाल यही पूछ लिया है कि क्यों हीमोफीलिया ह्यूमन मेल में ज्यादा होता है देन इन फीमेल। जवाब लिख दीजिएगा। सवाल ने क्या पूछ लिया कि ये जो हीमोफीलिया है ये ज्यादा मोर कॉमनली किस में होता है, ह्यूमन मेल में होता है, और लेस कॉमन होता है फीमेल में। फीमेल इज ऑलवेज कैरियर। तो ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, द डिजीज इज ड्यू टू वाई लिंक रिसेसिव म्यूटेशन। दूसरा है द डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तीसरा है एज ए पॉपुलेशन ऑफ गर्ल डाई इन इन्फेंसी। चौथा है द डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन। विच इज द करेक्ट वन। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखें। लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं। डी नहीं होगा भाई, डी में लिखा है डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक डोमिनेंट। तो बीमारी डोमिनेंट की नहीं होती है, बीमारी डोमिनेंट की नहीं होती है। डोमिनेंट में बीमारी होगी तो फीमेल कैरियर कैसे होगी बताओ, वो भी बीमारी वाली हो जाएगी। अगर एक्स लिंक, जैसे फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर बीमारी डोमिनेंट को हो जाएगी तो फीमेल कैरियर नहीं बचेगी, वो बीमारी वाली हो जाएगी। तो ये डोमिनेंट का नहीं होता है, ये तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और एक लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन में गर्ल्स इन्फेंसी में डाई हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। अब एक लिखा है कि ये वाई लिंक की है, तो वाई लिंक की नहीं है, ये बीमारी तो एक्स लिंक की है, और एक्स लिंक का रिसेसिव डिसऑर्डर है। डोमिनेंट में बीमारी कभी भी नहीं होती है। डोमिनेंट में होगा तो पेरेंट्स भी बीमार रहेंगे, याद रखिएगा, पेरेंट्स हमेशा कैरियर होंगे और बच्चे में बीमारी होगी। तो डोमिनेंसी की बीमारी नहीं है। जैसे अगर हम इस बीमारी की बात करें, मान लो ये फादर और मदर है, तो ये मान लो मदर है ना, और ये फादर है, तो इस बीमारी में क्या होता है कि मदर हमेशा कैरियर होती है और फादर नॉर्मल होता है। याद रखिएगा, मदर हमेशा क्या होती है, कैरियर, और फादर क्या हो, नॉर्मल, तो उनके बच्चों में बीमारी होती है। या फिर फादर बीमारी वाला है, मदर नॉर्मल है, या फिर मदर जो है वो कैरियर है और फादर डिजीज वाला है। तो दो तरह की यहाँ पे मतलब चीजें बन सकती है। मैं इन दोनों को अलग अलग समझाऊं, और ऐसा भी मैं बता दूंगा यहाँ पे कि फीमेल को कब बीमारी हो सकती है, वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे देखिएगा कि अगर एक सिचुएशन तो ये बन जाए कि ये है मदर और ये है फादर, और यहाँ पे मदर जो है वो क्या है, मदर है कैरियर
और फादर है नॉर्मल, तो कैरियर मदर और नॉर्मल फादर, एक तो ये सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन क्या बनती है उस पर जरा नजर डालिए। वो सिचुएशन क्या बनेगी कि यहां पे ये बनेगी XX और XY। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो मदर है ये नॉर्मल है और फादर डिजीज वाला है, तो यहां पे नॉर्मल है मदर और डिजीज फादर है, फादर को हीमोफीलिया है। अब इनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका परसेंटेज वैल्यू देख लीजिएगा, दोनों ही तरीके के सवाल बन सकते हैं। ये X और ये X, तो ये बच्चा बन गया X और X, एकदम नॉर्मल है, ये फीमेल चाइल्ड है। ये X और ये Y, तो ये बच्चा बन गया X और Y, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर देखिएगा ये X और ये X, तो ये बच्चा बनेगा X और X, और इसके ऊपर एक X जो है वो डिजीज वाला है। और एक सिचुएशन क्या बनेगी, ये X और ये Y, तो क्या सिचुएशन बनी, यहां पे ये बना ये X और Y, और ये जो एक X है इसके ऊपर, तो ये जो फीमेल है ये हो गई कैरियर, और ये जो मेल है ये डिजीज वाला हो गया। ये फीमेल है कैरियर और ये मेल जो है वो कौन सा हो गया, डिजीज वाला। तो क्या परसेंटेज बना कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे हैं, ये 50% तो नॉर्मल बच्चे पैदा हो गए और 25% कैरियर बच्चे पैदा हो गए और 25% डिजीज वाले बच्चे पैदा हो गए। अब इसमें 25% डिजीज वाले बच्चे, 25% कैरियर बच्चे और 50% नॉर्मल बच्चे, अगर टोटल का पूछा जाए तो। लेकिन अगर आपको यह पूछे, क्या पूछे कि कितनी फीमेल यहां पे अफेक्ट होगी, तो जवाब लिखिए कितना परसेंट होगा, मतलब फीमेल कितनी परसेंट अफेक्ट है, जवाब लिखिएगा। ये जो सिचुएशन हमने बताई और इसमें आपको यह सवाल पूछे कि कितनी प्रतिशत फीमेल यहां पे अफेक्ट होगी और कितने प्रतिशत मेल यहां पे अफेक्ट होंगे, तो जवाब बताइएगा कितना परसेंट लिखेंगे आप। आपको यह सिचुएशन दे और पूछे कितना प्रतिशत फीमेल चाइल्ड यहां पे अफेक्ट होगी, कितने प्रतिशत मेल चाइल्ड अफेक्ट होंगे, सभी लोग अपना जवाब लिखिएगा। बेस्ट जवाब कितना प्रतिशत, फीमेल और मेल। अब लगभग सभी लोगों का जवाब जैसा आया है वो है 25%। याद रखिएगा फीमेल 25% अफेक्ट नहीं हुई है, एक तो ये फीमेल है और एक ये फीमेल है, दो फीमेल में से एक फीमेल अफेक्ट हुई है जो कैरियर हुई है, तो 50% फीमेल अफेक्ट हुई है। कितने परसेंट फीमेल अफेक्ट हुई है, 50%। और ये पूछे कि कितने परसेंट मेल अफेक्ट हुए हैं, तो मेल भी कितने परसेंट अफेक्ट हुए हैं, 50% मेल अफेक्ट हो रहे हैं। दो में से एक मेल को बीमारी है तो 50%, दो में से एक फीमेल कैरियर है तो 50%। लेकिन टोटल बच्चों में पूछे कितने बच्चे नॉर्मल होते हैं, तो 50% बच्चे नॉर्मल होते हैं। कितने बच्चों को कैरियर होता है, तो 25% बच्चे कैरियर होते हैं। कितने बच्चों को बीमारी होती है, तो 25% बच्चों को बीमारी होती है। मेल फीमेल का पूछे तो 50-50%, नॉर्मल का पूछे तो 50%। सभी में कितने बच्चे कैरियर है, तो 25%। सभी में अलग है, मेल और फीमेल का रेशियो अलग बन जाता है। दो में से एक फीमेल कैरियर, दो में से एक मेल डिजीज वाला, तो ये 50% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 50%। और ऐसी की ऐसी कहानी यहां पे बनेगी। अगर ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, तो ये कैरियर फीमेल है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये नॉर्मल मेल है। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कैरियर फीमेल है। और ये एक्स है और ये वाई है, तो ये नॉर्मल मेल है। तो अगर फीमेल डिजीज वाला होगा तो जितने भी फीमेल पैदा होगी, अगर मेल डिजीज वाला है तो जितने भी फीमेल पैदा होगी वो सब कैरियर होगी, जितने भी मेल पैदा होंगे वो सब नॉर्मल होंगे। जितने भी फीमेल पैदा होगी वो सब क्या होगी, कैरियर होगी। जितने भी मेल पैदा होंगे वो सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ये तब जब फादर डिजीज और मदर कैरियर है तो बच्चे को डिजीज होगी। याद रखिएगा क्या सिचुएशन दी है उसके आधार पे, और इससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 100% फीमेल जो है वो कैरियर होगी, 100% फीमेल अफेक्ट होगी, और यहाँ पे 100% मेल नॉर्मल होंगे। थोड़ी कहानी समझना मुश्किल है लेकिन आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप सिचुएशन को सही से भांप ले तो आप जवाब दे जाएंगे इस सवाल का। और ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि म्यूटेशन आपको निकालना पड़ता है एग्जाम के अंदर। तो यहां पे सारी फीमेल कैरियर पैदा होगी, सारे मेल नॉर्मल पैदा होंगे। अफेक्टेड और कैरियर का मतलब होता है अगर अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट कितना हुआ है, तो या तो वो कैरियर या डिजीज वाला, ये मतलब है अफेक्ट का। और डिजीज कितनों को हुई या कैरियर कितनों को हुई, दोनों ही अफेक्ट हुए।
फीमेल अफेक्ट कितनी हुई है, तो है मतलब कैरियर हुई या बीमारी हुई, क्या हुई है, अफेक्ट होना मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ उसमें, और डिजीज हुआ तो एक अलग कंडीशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, दिस डिजीज फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एज कलर ब्लाइंडनेस इन मैन। जैसे मैन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है उसी तरीके से बीमारी होती है। कैसे, जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोग अपना बेस्ट आंसर ले। एक डिजीज जो सेम कैटेगरी जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है मैन के अंदर, मतलब ये जो तरीका है वो वैसा ही है जैसे कलर ब्लाइंडनेस का है। कौन सी बीमारी है जिसमें कैरियर और जेनेटिक चीजें हम देखते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रेस बायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज इंसिपिटस और हीमोफीलिया। तो जिस बीमारी को हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही जवाब होगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हीमोफीलिया ही है, और ये बीमारी भी वैसी ही होती है जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब जेनेटिकली ऐसे ही डिसाइड होती है। कलर ब्लाइंडनेस भी इसी तरीके से चलता है, ऑटोसोमल एलोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, वैसा ही कौन सा बीमारी होता है, हीमोफीलिया। अगला सवाल है, दिस इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये बीमारी जो है वो अगेंस्ट, इस बीमारी में एंटीबायोटिक जो है वो इनइफेक्टिव है, मतलब इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड गोनोरिया, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड वुंड। कुछ इजी क्वेश्चन भी जरूरी है ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को चार्ज कर ले, है कि नहीं है, क्योंकि आगे आगे मामला थोड़ा टेढ़ा होने वाला है। तो आप बस टिके रहिएगा और अपने आप को मजबूती के साथ में जमाए रखिएगा जवाब के साथ में। जिन लोगों के ये भी जवाब गलत हो रहे हैं उन्होंने अभी तक शायद लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, तो ये सवाल तो एटलीस्ट सही होना ही चाहिए। तो यहां पे हमने पूछ लिया है बैक्टीरियल अगर बीमारी है तो उसके खिलाफ हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसमें इनइफेक्टिव है, मतलब यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इनइफेक्टिव। तो हीमोफीलिया में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये तो जेनेटिक म्यूटेशन वाली बीमारी है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और फीमेल कैरियर होती है और मेल को बीमारी रहती है, ये वाली है बीमारी। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो सी यहाँ पे करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, दिस लैक इन पेशेंट विद हीमोफीलिया ए। अब जो ये हीमोफीलिया होता है इस हीमोफीलिया को क्लासिफाई करते हैं। तो हीमोफीलिया का क्लासिफिकेशन होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया। 4 तरीके के हीमोफीलिया होते हैं। कौन कौन से, हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी, एक होता है हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी, और एक होता है पैरा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया। ऐसे 4 तरीके के हीमोफीलिया होते हैं। अब आपको यह बताना है कि ये जो हीमोफीलिया है किसकी कमी होती है, हीमोफीलिया ए के अंदर। तो हीमोफीलिया बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर की कमी वाली बीमारी है, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी वाली बीमारी है। अब एक्स क्रोमोसोम की कमी नहीं है, एक्स क्रोमोसोम का तो जेनेटिक म्यूटेशन है, एक्स क्रोमोसोम की कमी नहीं होती है। अच्छा, कैल्शियम की कमी नहीं है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी नहीं है, ये कमी होती है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की। किसकी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 8 की कमी वाला होता है जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो, कौन से फैक्टर की, फैक्टर 8 की, फैक्टर 8 की, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया ए, और ये फैक्टर 8 का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब याद रखिएगा कि ये हीमोफीलिया ए का ही पूछा है, तो यहां पे तो जवाब क्या बन जाएगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो किसकी कमी है, फैक्टर 8 की कमी है। दूसरा लिखा हुआ है हीमोफीलिया बी। अच्छा, हीमोफीलिया ए का दूसरा नाम क्या है, कमेंट करिएगा फटाक से। हीमोफीलिया ए जो फैक्टर 8 की कमी से होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की कमी से होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। हीमोफीलिया ए का अदर नेम क्या है, क्लासिकल हीमोफीलिया। पवन भार्गवा, बहुत ही शानदार। इसका दूसरा नाम होता है हीमोफीलिया ए का क्लासिकल हीमोफीलिया। कौन सा हीमोफीलिया, क्लासिकल हीमोफीलिया। और मोस्ट कॉमन यही हीमोफीलिया देखने को मिलता है। अगर आपको कोई पूछे हीमोफीलिया में सबसे कॉमन कौन सा है, तो ये क्लासिकल हीमोफीलिया मोस्ट कॉमन है,
ये इसके 4 टाइप तो रहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा हीमोफीलिया है? हीमोफीलिया ए है, क्लासिकल हीमोफीलिया है। ये जो हीमोफीलिया बी है, इस हीमोफीलिया बी का रीजन होता है फैक्टर 9 का कमी होना। फैक्टर 9 को हम बोलते हैं क्रिस्मस। तो इस बीमारी का नाम है क्रिस्मस डिजीज, है ना। इस हीमोफीलिया बी जो होता है, इसमें फैक्टर 9 की कमी है और इस बीमारी को हम बोलते हैं क्रिस्मस डिजीज। तो हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया और हीमोफीलिया बी को बोलते हैं क्रिस्मस डिजीज। हीमोफीलिया सी जो होता है, ये होता है फैक्टर 11 की कमी की वजह से। हीमोफीलिया सी जो होता है, इसके होने का कारण होता है फैक्टर 11 डेफिशिएंसी। फैक्टर 11 जो है उसकी कमी होती है, उससे हीमोफीलिया सी होता है। और हीमोफीलिया, पैरा हीमोफीलिया एक वर्ड है, पैरा हीमोफीलिया होता है फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से। फैक्टर 5 जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा हीमोफीलिया। तो पैरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए, और ये फैक्टर हमने यहां पे लिख दिए, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 5। These all are the type of hemophilia and this is the classification of hemophilia A, B, C और D, अलग अलग तरीके के हीमोफीलिया एंड कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। अगला है रियली फीमेल एक्सपीरियंसिंग द फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया एज दे डू सो ओनली व्हेन दे आर। फीमेल जो है उसको हीमोफीलिया कब हो सकता है, यह सवाल ने पूछा है। Really female experiencing the physiological defect of hemophilia as they do so only when they are carrier for the defect, wives of hemophilic husband, homozygous for the defect, heterozygous for the defect. Which is the correct one? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। विच इज द करेक्ट वन? अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने यहां पे ए जवाब लिखा है। ए ऑप्शन में हमने लिखा है कैरियर फॉर द डिफेक्ट। मेरे दोस्त, अगर ये फीमेल कैरियर होगी तो फीमेल चाइल्ड को कैसे हीमोफीलिया हो सकता है? अभी तो मैंने आपको समझाया, ये फीमेल कैरियर है मान लो, और ये जो मेल चाइल्ड है ये मान लो नॉर्मल है, तो अब इस फीमेल को कैसे हीमोफीलिया होगा बताओ? ये तो क्या बन गया, एक्स एक्स, ये नॉर्मल फीमेल है, ये एक्स वाई, ये नॉर्मल मेल है, ये एक्स एक्स बनेगी, तो एक्स एक्स के अंदर ये फीमेल कैरियर है और ये एक्स वाई बनेगा, तो ये मेल को बीमारी होगी ना, फीमेल को कहां बीमारी हुई? तो अगर कैरियर है डिफेक्ट का तो फीमेल हीमोफीलिया नहीं हो सकता। ए तो बिल्कुल खोटा जवाब है ना भाई। ए में कैसे बनेगा, ए तो होगा ही नहीं। वाइफ ऑफ हीमोफिलिक हस्बैंड, दूसरा बी ऑप्शन जो कई लोग जवाब दे रहे हैं, वाइफ ऑफ हीमोफिलिक हस्बैंड का मतलब हो गया कि ये फीमेल तो नॉर्मल है और ये जो हस्बैंड साहब है इनको हीमोफीलिया है। तो मैंने अभी एक प्रीवियसली चार्ट में आपको समझाया कि अगर हस्बैंड हीमोफिलिक होता है ना, ये देखो, अगर हस्बैंड को बीमारी है और फीमेल नॉर्मल है तो सारी फीमेल कैरियर होगी, लेकिन बीमारी तो यहां पे भी नहीं होती है। सारी फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है, लेकिन बीमारी तो यहां पे भी नहीं होती है। तो हीमोफिलिक हस्बैंड वाली फीमेल को भी हीमोफीलिया नहीं होता है, कैरियर होती है वो। और अगर फीमेल जो है वो कैरियर है तो भी उसको हीमोफीलिया नहीं होता है, वो नॉर्मल होती है। तो दोनों ही गलत है, ए और बी। क्लियर है? हाँ। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। तो हेटेरो तो होगा नहीं, हेटेरोजाइगस फॉर द डिफेक्ट होगा नहीं, होमोजाइगस। होमोजाइगस डिफेक्ट क्या हो गया? होमोजाइगस डिफेक्ट का मतलब होता है कि यहां पे देखो, ये फीमेल और ये जो मेल है ये बीमारी वाला है, फीमेल है कैरियर और मेल डिजीज वाला है।
अब एक सिचुएशन यहां पे बनेगी क्या, जैसे ये एक्स और एक्स, तो ये फीमेल जो है वो कैरियर है, और ये एक्स और वाई, तो ये मेल जो है वो नॉर्मल है। अब एक सिचुएशन बनेगी ये एक्स और ये एक्स, तो एक एक्स और इस एक्स, ये फीमेल पहली बार बीमारी वाली पैदा हुई, इसको बोलते हैं होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट। होमोजाइगस मतलब फीमेल कैरियर, मेल बीमारी वाला। अगर ऐसा हो तब कहीं जाके फीमेल को बीमारी होती है और ये मेल को भी बीमारी होती है, तो इनके बच्चे जो है मेल और फीमेल ये डिजीज वाले होंगे। एक फीमेल कैरियर होगी, एक मेल नॉर्मल पैदा होने की संभावना होती है। तो ये जो है ये बीमारी वाला परसेंटेज है, और एकमात्र फीमेल यहां पे डिजीज वाली पैदा होगी। दिस इज नोन एज होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट। होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट, सी करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही गलत है। क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो दोस्त, हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये किससे होती है, ये तो सवाल कॉमन है। जो सवाल आएंगे ना, जब भी कभी इसका नंबर लगेगा नॉर्थ सेट में, यही पूछा जाएगा। और ये समझ में नहीं आया ना तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। सिंपल है, आपको कैरियर दिया या बीमारी वाला दिया, उसको मिलान करना है और इसको समझना ही पड़ेगा, और नहीं समझा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द डिजायर प्री ऑपरेटिव फैक्टर लेवल प्रायर टू ए मेजर सर्जरी इज परसेंट फॉर पेशेंट विद हीमोफीलिया ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। हमने क्या लिखा, डिजायर प्री ऑपरेटिव फैक्टर लेवल प्रायर टू ए मेजर सर्जरी, द परसेंटेज फॉर पेशेंट विद हीमोफीलिया ए। डिजायर प्री ऑपरेटिव फैक्टर लेवल प्रायर टू ए मेजर सर्जरी, कोई मेजर सर्जरी कर रहे हो और प्री ऑपरेटिव आपको वहां पे फैक्टर का लेवल चेक करना है, तो कितने प्रतिशत हीमोफीलिया ए के मरीजों में आप ये चेक करेंगे, हाउ मेनी परसेंटेज, 50 to 70, 60 to 80, 70 to 90 और 80 to 100। हीमोफीलिया ए क्लासिक हीमोफीलिया है और क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, और मेजर सर्जरी कर रहे हैं, मेजर सर्जरी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिस्क पे है ब्लीडिंग के, तो 80 to 100% उसमें क्लॉटिंग फैक्टर को असेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो है ये गड़बड़ है, कौन सी रहेगी, मतलब एक कॉमन सेंस का सवाल है कि आप प्री ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर फैक्टर जो है उसका लेवल प्रायर टू प्री ऑपरेटिव कितना डिजायर है, वो 80 to 100% डिजायर है उसकी, और फैक्टर देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फैक्टर नहीं दिया तो इसमें तो ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्लासिक हीमोफीलिया का बच्चा है, हीमोफीलिया ए का बच्चा है, डायग्नोस्ड बच्चा है, तो आपको 100% वहां पे फैक्टर देना पड़ेगा। डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद हीमोफीलिया ए डेवलप इनहिबिटर्स टू फैक्टर कंसंट्रेट्स। सवाल ने यह पूछा है कि कितना प्रतिशत हीमोफीलिया ए के बच्चे जो है उसमें डेवलप्ड इनहिबिटर्स होते हैं टू फैक्टर कंसंट्रेट्स। फैक्टर को कंसंट्रेट करने की जो कैपेबिलिटी है उसका इनहिबिशंस कितने प्रतिशत बच्चों में होता है, कितना प्रतिशत, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज पूछा है, और पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया ए जिसमें डेवलप होता है इनहिबिटर्स टू फैक्टर कंसंट्रेशंस। पहला है 25, 50, 37 और 75%, और ये भी कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर कोई हीमोफीलिया ए का मरीज है और उसमें फैक्टर का कंसंट्रेशन अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसमें सिम्टम कम आएंगे, और फैक्टर का परसेंटेज जितना कम होगा उसमें डेफिनेटली सिम्टम ज्यादा आएंगे। तो यहां पे फैक्टर का कंसंट्रेशन आपको कम से कम वाला चूज करना पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का लेवल डिफेक्ट होने की वजह से हीमोफीलिया ए होता है और उसकी वजह से ही उस मरीज में ब्लीडिंग होता है। तो वो कम से कम वाला कौन सा है, 25%। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी तीनों ही गलत है। समझ में आई बात। इंटरेस्टिंग बात है, कितना प्रतिशत यहां पे पूछा है। और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चन है जो समझना जवाब देना या तो कॉमन सेंस लगता है, और जवाब नहीं आता तो नहीं आता है। जब आपको जवाब नहीं आता है तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। एग्जाम में कई बार हमारे सामने ऐसा होता है कि हमारे सामने सवाल आते रहते हैं और हम उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम वहां पे हार मान लेते हैं और हम गिव अप कर देते हैं एग्जाम को। हमें लगता है कि अब हमें कुछ नहीं आएगा,
पर ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि सवाल पूरे 200 आते हैं और यहाँ पे भी काफी सवाल अभी बाकी है। तो अपने आप को धैर्य के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। सवाल ने पूछा हीमोफीलिया बी में किसकी डेफिशिएंसी होती है। ए की बात कर रहे थे अभी तक हम, और ए जो होता है वो क्लासिकल हीमोफीलिया है और वो सबसे खतरनाक वाला हीमोफीलिया है। बी जो है, जिसको हमने बोला हीमोफीलिया बी, वो कौन से की कमी से होती है। पहला यहाँ पे है फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 और फैक्टर 11। अब याद रखें कि हीमोफीलिया जो है वो फैक्टर 10 की तो बीमारी है ही नहीं, और हमने बोला अगर 8 की कमी हो तो ए है, 9 की कमी हो तो बी है, और 11 की कमी हो तो सी है। 3 हीमोफीलिया हमने बोल दिए, ए बी और सी। तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो बेसिकली फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर भी बी बनेगा। हीमोफीलिया भी बी है और फैक्टर 9 की कमी से होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। और फैक्टर 9 या हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम क्या है, क्रिस्मस डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्मस डिजीज, क्योंकि इस फैक्टर का नाम है क्रिस्मस फैक्टर। एग्जैक्टली। विच साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद हीमोफीलिया ए। अगर कोई बच्चा हीमोफीलिया ए से डायग्नोस्ड हुआ है तो कौन सा साइन एंड सिम्टम आप एज ए नर्स वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं। एपिप्टोसिस, पटेची, हिमार्थ्रोसिस और इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। विच इज द इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया ए। एक्सपेक्टेड साइन यहां पे पूछा है, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब दे। व्हाट साइन यू हैव एक्सपेक्ट इन ए क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया ए। ओ माय गॉड, मैक्सिमम लोगों ने बी जवाब लिखा है। सोच समझ के जवाब लिखे। हीमोफीलिया का एक्सपेक्टेड साइन हमने यहां पे पूछा है, हीमोफीलिया का एक्सपेक्टेड साइन पूछा है। याद रखे दोस्त, कई लोगों ने जो बी जवाब लिखा है ये पटेची। पटेची जो है वो हेमरेज अंडर स्किन होता है, हेमरेज अंडर स्किन होता है, और अंडर स्किन हेमरेज जो होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में देखने को मिलता है ज्यादातर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो बीमारी है वो प्लेटलेट की कमी वाली बीमारी होती है। हीमोफीलिया में तो प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं, हीमोफीलिया में प्लेटलेट की कमी नहीं होती है, हीमोफीलिया में प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं। पटेची यहाँ पे नहीं होता है, पटेची यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हीमोफीलिया में प्लेटलेट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अब कुछ लोग ए जवाब लिख रहे हैं, उनको ये एपिस्टैक्सिस दिख रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एपिस्टैक्सिस नहीं लिखा हुआ है, एपिप्टोसिस लिखा हुआ है। ब्लीडिंग नोज कहाँ लिखा हुआ है, ब्लीडिंग नोज तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये तो एपिप्टोसिस है। एपिप्टोसिस इज नॉट द टर्म एग्जैक्टली, तो ये भी गलत है। बहुत अच्छे, तो ये ए भी बिल्कुल खोटा है। और सी में लिखा हुआ है हिमार्थ्रोसिस, इसको बोलते हैं जॉइंट ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं, जॉइंट ब्लीडिंग। एंड दिस इज द कार्डिनल साइन, है ना, दिस इज द कार्डिनल साइन, दिस इज द होमोलोगस साइन, ऐसा कह सकते हैं, क्लासिकल साइन ऑफ हीमोफीलिया। जॉइंट में ब्लीडिंग जो है वो हीमोफीलिया का क्लासिकल साइन है, तो सी करेक्ट आंसर है। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन जो होता है वो आर्टीरियल सप्लाई जब पेरिफेरी में नहीं होती है तब होता है। तो हीमोफीलिया में जॉइंट ब्लीडिंग होती है और हिमार्थ्रोसिस का मतलब होता है जॉइंट ब्लीडिंग, तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिमार्थ्रोसिस इज कॉमनली सीन इन विच जॉइंट। अब ये तो हमें पता है कि हीमोफीलिया में जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, इसको हम हिमार्थ्रोसिस कहते हैं। तो कौन से जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, अगला सवाल, किस जॉइंट में ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल हॉलमार्क साइन है हिमार्थ्रोसिस, याद रख लीजिएगा, ये हीमोफीलिया का हॉलमार्क साइन है। जैसे आप सोना खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क निशान होता है, सच्चा सोना, हॉलमार्क साइन। तो हिमार्थ्रोसिस सच्चा साइन है हीमोफीलिया का, और इसमें जॉइंट में ब्लीडिंग होती है। तो सवाल ने पूछा है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा जॉइंट अफेक्ट होता है, और आपका जवाब होगा नी जॉइंट, जो कि बिल्कुल खोटा जवाब है। नी जॉइंट इज नॉट द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन हीमोफीलिया। तो ये ए तो पहले ही गलत है, ए गलत है, क्योंकि नी जॉइंट जो है वो हीमोफीलिया का मोस्ट कॉमन जॉइंट नहीं है। हाँ, हीमोफीलिया में जॉइंट अफेक्ट होते हैं, ब्लीडिंग जॉइंट में ही होती है, और जॉइंट की ब्लीडिंग के लिए हमने वर्ड यूज करना है हिमार्थ्रोसिस। पर ये हिमार्थ्रोसिस में जो जॉइंट ब्लीडिंग होती है, जो हॉलमार्क साइन है, उसमें नी जॉइंट में ब्लीडिंग नहीं होती है। ये जॉइंट जो है रिस्ट भी नहीं है। और
अब कुछ लोगों को लगेगा कि नी नहीं है तो शायद एल्बो होगा, पर जवाब एल्बो भी नहीं है। ना तो आपका नी है, ना आपका रिस्ट है, ना आपका एल्बो है, तो एल्बो भी जवाब यहां पे गलत है। मोस्ट कॉमन जॉइंट जब भी पूछे तो पहला नंबर किसका लगता है? एंकल जॉइंट का, और दूसरे नंबर पे नी और एल्बो जॉइंट आते हैं। लेकिन इन दोनों से भी सुपीरियर जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी होती है? एंकल जॉइंट की होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पे बी बनेगा। हॉलमार्क साइन है हिमार्थ्रोसिस, हिमार्थ्रोसिस जॉइंट ब्लीडिंग है। और कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? तो एंकल जॉइंट जो है उसके अंदर हिमार्थ्रोसिस कॉमनली देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दिस इज द एंकल जॉइंट। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज सीवियर हीमोफीलिया? अगला सवाल है हीमोफीलिया की कैटेगरी से, और सवाल ने पूछा है कि सीवियर हीमोफीलिया आप किसको बोलेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सेसिव ब्लीड विद स्पॉट्स इंजुरी, दूसरा है ब्लीड विद माइल्ड ट्रॉमा, तीसरा है स्पॉन्टेनियस ब्लीड, और चौथा है ब्लीड ओनली विद सिग्निफिकेंट ट्रॉमा। चार ऑप्शन हमने लिख दिए, सही सही आंसर लिखे क्या होना चाहिए। हमने यहां पे लिख दिया कि एक्सेसिव ब्लीड विद स्पॉट्स इंजुरी, ब्लीड विद माइल्ड ट्रॉमा, स्पॉन्टेनियस ब्लीड, और ब्लीड ओनली विद सिग्निफिकेंट ट्रॉमा। बेस्ट आंसर लिखें, कौन से हीमोफीलिया को सीवियर हीमोफीलिया नाम देंगे, मतलब हीमोफीलिया सीवियर कब है। अब कैटेगरी सुने, हीमोफीलिया तीन तरीके के होते हैं। एक हीमोफीलिया होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जब कोई बच्चा हीमोफीलिया का बच्चा है और उसको अगर इंजुरी कराते हैं, कोई सिग्निफिकेंट इंजुरी कराते हैं, सिग्निफिकेंट इंजुरी का मतलब होता है ऐसी इंजुरी जिससे फर्क पड़ता है। तो अगर अपन फर्क पड़ने वाली इंजुरी कराते हैं, ऐसी इंजुरी जिससे फर्क पड़ता है, उसको सिग्निफिकेंट इंजुरी कहते हैं। तो अगर अपन सिग्निफिकेंट ट्रॉमा कराते हैं तो ब्लीड होती है। ब्लीडिंग तभी होगी जब कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होगा, तब तो हीमोफीलिया कौन सा है? माइल्ड हीमोफीलिया। और ये सिग्निफिकेंट ट्रॉमा जो होता है वो स्पोर्ट्स इंजुरी से हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन डी है, ये दोनों ही माइल्ड हीमोफीलिया वाली कंडीशन में होते हैं। मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंजुरी होने पे ही ब्लीड होगा, बाकी ब्लीड नहीं होता है। ये माइल्ड हीमोफीलिया है। मॉडरेट हीमोफीलिया जो होता है उसमें ब्लीड जो होता है थोड़े बहुत ट्रॉमा से हो जाता है। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रॉमा कराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो जाए और उसी से ब्लीडिंग हो जाए, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट हीमोफीलिया। और ये हो गया आपका माइल्ड हीमोफीलिया, है ना। तो ये हो गया मॉडरेट और ये हो गया माइल्ड हीमोफीलिया। ये हो गया आपका माइल्ड हीमोफीलिया। एक्सेसिव ब्लीड विद स्पॉट्स इंजुरी, ब्लीड ओनली विद सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, माइल्ड। ब्लीड विद माइल्ड ट्रॉमा, ये मॉडरेट हीमोफीलिया। लेकिन कोई ट्रॉमा ही नहीं है और पड़े पड़े ही ब्लीडिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीड। इससे खतरनाक क्या हो सकता है? एक बच्चा है, लेटा हुआ है, लेटे लेटे ही घुटने में खून इकट्ठा हो रहा है, एंकल जॉइंट में ब्लीड हो रहा है, एल्बो जॉइंट में ब्लीड हो रहा है, स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी ब्लीड हो रहा है। तो जब कुछ नहीं करते हैं फिर भी ब्लीड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीवियर फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हीमोफीलिया सीवियर कब है? जब ब्लीडिंग जो है वो अपना आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? तीनों फॉर्म, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड कब देंगे? जब कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होगा, जब बहुत ज्यादा ट्रॉमा होगा तब हीमोफीलिया होगा। मॉडरेट कब बोलेंगे उसको? जब ट्रॉमा जो होता है वो आपका जो है थोड़ा बहुत ट्रॉमा से ब्लीड हो जाती है। और सीवियर कब बोलेंगे? जब कोई ट्रॉमा ही नहीं है फिर भी ब्लीड हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, अपने आप ब्लीडिंग हो जाना। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक। अब ये जो हीमोफीलिया है, इस हीमोफीलिया में जब हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का हीमोफीलिया का, तो कौन सा चीज सस्पेक्ट करेगा? अर्ली हिमार्थ्रोसिस को। हिमार्थ्रोसिस का सस्पेक्टेड साइन कौन सा रहेगा? हिमार्थ्रोसिस का सस्पेक्टेड साइन कौन सा रहेगा? जो आप लिखिएगा।
हिमार्थ्रोसिस का सस्पेक्टेड साइन हमने पूछा है, मैक्सिमम लोगों ने सी जवाब लिखा है। अरे मेरे दोस्त देखो, सी में लिखा हुआ है इकाइमोसिस फॉर्मेशन अराउंड ए जॉइंट। तो जॉइंट के साइड में इकाइमोसिस होना, स्किन के अंदर ब्लीडिंग है, और इकाइमोसिस लो प्लेटलेट को बताता है। मैंने फिर बता देना है, पटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस ये सारे के सारे स्किन के अंदर ब्लीड होती है, और ये सब प्लेटलेट कम होने पे होती है। इसलिए सबसे खोटा जवाब है इकाइमोसिस हीमोफीलिया में नहीं बनता है, पटेची परप्यूरा हीमोफीलिया में नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाइमोसिस पटेची परप्यूरा हीमोफीलिया में नहीं होता है। हीमोफीलिया में तो जॉइंट के अंदर ब्लीड होता है, और जब जॉइंट के अंदर ब्लीड होगा तो जॉइंट का स्वेलिंग हो जाएगा, जॉइंट में सूजन आ जाएगा, और जब जॉइंट में सूजन आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कूल पेल कामी एक्सट्रीमिटीज। तो ये तब होता है जब आर्टीरियल सप्लाई नहीं होती है पांव के अंदर। आर्टीरियल सप्लाई जब नहीं होती है पांव में, तो जो आपके पांव में एक्सट्रीमिटीज है वो कूल कामी हो जाते हैं, या फिर मरीज शॉक में हो, हाइपोवोलेमिक शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, तब ऐसा स्किन हो जाता है। तो ये गलत हो गया, तो ये दो तो गलत हो गए। इनस्टेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग बोन इन पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट में लॉन्ग बोन इनस्टेबल हो जाती है, ये डिसलोकेशन का साइन है। तो लॉन्ग बोन की इनस्टेबिलिटी कोई हीमोफीलिया का साइन नहीं है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, वो है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। जब जॉइंट जो है वो ब्लड से भरा हुआ होगा तो जॉइंट का मूवमेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, रेलुक्टेंस हो जाएगा, बॉडी के मूवमेंट नहीं होंगे, जॉइंट की मोबिलिटी नहीं होगी, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिक्रीज हो जाएगा रेंज ऑफ मोशन, एंड दिस इज द कार्डिनल सिम्टम। हिमार्थ्रोसिस को यही बताएगा, बच्चे को चलना नहीं हो पा रहा है क्योंकि घुटने के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रखा है, तो मूवमेंट नहीं होगा, एंकल में ब्लड इकट्ठा हो रखा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, डिक्रीज हो जाती है मोबिलिटी, मूवमेंट कम हो जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच अबनॉर्मल लैब रिपोर्ट इनटू ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया। अब जब हीमोफीलिया का बच्चा है और उसमें आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, ये तो हमने क्लिनिकल साइन की बात की, हिमार्थ्रोसिस इसका कार्डिनल साइन था, और जॉइंट में मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है हीमोफीलिया में, मोस्ट कॉमन एंकल जॉइंट अफेक्ट होता है, ऐसा हमने बता दिया। अब अगला आपको क्या बताना है कि कौन सा अबनॉर्मल लैब रिपोर्ट आएगा हीमोफीलिया में, डिक्रीज प्लेटलेट, प्रियंका कुमारी एनवीएस की क्लास, प्रियंका एनवीएस जो होता है ना उसमें हीमोफीलिया का सवाल आएगा तो इसी में से आएगा। तो ये अभी इस पे फोकस करें, बाकी अलग से जो सेशन होंगे उसके बारे में हम सोचेंगे, तो आप परेशान नहीं होइए, अभी इसके ऊपर फोकस करिएगा। तो यहां पे हमने बोला कि हीमोफीलिया जो है उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, अबनॉर्मल लैब रिपोर्ट क्या रहेगी हीमोफीलिया के अंदर, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। हीमोफीलिया का लैब रिपोर्ट हमने यहां पे पूछा है, हीमोफीलिया का लैब रिपोर्ट, पहला है प्लेटलेट कम हो जाएंगे, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, पीटी टाइम बढ़ जाएगा, विच इज द करेक्ट वन। अब मैक्सिमम जवाब जैसा मैं देख पा रहा हूं डी जवाब लिखा है लोगों ने, और ये सबसे गलत जवाब है ना, दुर्गा राम गोदा, डी जवाब इन्होंने लिखा है, डी जवाब बिल्कुल गलत है। पीटी टाइम कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवाल देखने पे आपका पहला जवाब यही निकलेगा एग्जाम में हमेशा, और जो पहला जवाब हमारा निकलता है और वो गलत निकल जाए तो समझो मामला गड़बड़ है। अभी तक बीमारी के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हमें नहीं पता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर की बीमारी है, किसकी बीमारी है, क्लॉटिंग फैक्टर की बीमारी है, और क्लॉटिंग फैक्टर की बीमारी है तो इस बीमारी के अंदर हम जो टेस्ट करेंगे वो कौन सा टेस्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, इंक्रीज पीटी नहीं होगा, इसलिए ये डी तो गलत है। अब कई लोगों का जवाब है सी कि क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पे क्लॉटिंग टाइम भी नहीं बढ़ेगा, सी भी खोटा जवाब है। क्लॉटिंग टाइम अल्टर्ड होना भी गलत जवाब है, ये भी आंसर नहीं है। हीमोफीलिया बीमारी में क्लॉटिंग फैक्टर की बीमारी है, तो इसमें जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं पीटी आईएनआर और एपीटीटी। पीटी आईएनआर और एपीटीटी जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर की जब भी गड़बड़ होती है तो इसी टेस्ट को करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की जब भी गड़बड़ होती है तो इसी टेस्ट को करते हैं। जब इस टेस्ट को हम करेंगे
तो इस टेस्ट को का सैंपल भेजा जाता है कौन से वाइल में, ब्लू टॉप वाली वाइल में। ब्लू टॉप वाली वाइल में सैंपल जाएगा जिसमें सोडियम सिट्रेट होता है ना, ब्लू टॉप वाली वाइल में जिसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, उसमें यह सैंपल जाता है। जब यह सैंपल जाएगा तो इसके लिए इससे दो टेस्ट होते हैं, एक पीटीआईएनआर और एपीटीटी। तो इस सैंपल को करने पे जब आपका पीटीआईएनआर टेस्ट करोगे आप, तो ये तो आएगा नॉर्मल, और यहां पे लिखा हुआ था इंक्रीज होना पीटी, इसलिए ये सवाल गलत था। प्रोथ्रोम्बिन टाइम या आईएनआर जो रेशियो है वो तो रहेगा नॉर्मल। और दूसरा जो है एपीटीटी जो टेस्ट है, ये जो एपीटीटी टेस्ट है, ये एपीटीटी यहां पे अफेक्ट होता है, और एपीटीटी की वैल्यू जो होती है वो यहां पे बढ़ जाती है। हीमोफीलिया के अंदर जिस की वैल्यू बढ़ती है वो कौन सा होता है, एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मरीज जो है उसके अंदर एपीटीटी की वैल्यू बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग होएगी। एपीटीटी की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ब्लीडिंग होएगा। तो पीटी जो होता है वो नॉर्मल होता है, सीटी जो होता है वो नॉर्मल होता है, और प्लेटलेट जो होती है वो नॉर्मल होती है। पीटी नॉर्मल है, सीटी नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है कि नहीं है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो रहा है। हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया डिसऑर्डर किसका है, क्लॉटिंग का। यहां पे एपीटीटी टाइम बढ़ने की वजह से क्या ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम। प्लेटलेट यहां पे क्या रहता है, नॉर्मल। सीटी क्या रहता है, नॉर्मल। पीटी क्या रहता है, नॉर्मल। तो प्लेटलेट, पीटी, सीटी ये नॉर्मल है। ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। एपीटीटी की वैल्यू बढ़ी हुई होगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ब्लीडिंग होना ही हीमार्थ्रोसिस करता है। जॉइंट में ब्लीडिंग ही तो हो रही है, और जॉइंट में ब्लीडिंग होना हीमार्थ्रोसिस है, तो बीटी जो है वो इंक्रीज होएगा। बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है, इतने छोटे मोटा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, और हम हर बार इसको गलत कर जाते हैं एग्जाम में। और ये सवाल आता है ना, तो ये सवाल एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में हमेशा चलेगा क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, तो याद रखिएगा हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग होती है। इट्स नॉट ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लीडिंग होती है, और ये एग्जाम का कई बार आया हुआ सवाल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ब्लीडिंग टाइम इस बीमारी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, the client with hemophilia A is experiencing hemarthrosis. Which intervention should the nurse recommended it to the client? अब हीमोफीलिया वाले को हीमार्थ्रोसिस होता है, जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, तो आपको यह बताना है कि जब हीमार्थ्रोसिस होता है कि नहीं, तो हीमार्थ्रोसिस वाले मरीज में क्या इंटरवेंशन आप रिकमेंडेड करते हैं। मरीज एक्सपीरियंस करेगा, कौन सा इंटरवेंशन आप रिकमेंडेड करेंगे। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखेंगे यहां पे। क्या रिकमेंडेड करते हैं, सभी लोग बेस्ट जवाब लिखें। हीमोफीलिया का मरीज है, एक्सपीरियंसिंग करा है हीमार्थ्रोसिस, है ना, विद हीमोफीलिया ए, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स रिकमेंडेड इट टू, क्या रिकमेंडेड करेंगे। बहुत अच्छे, सभी लोग बेस्ट जवाब लिखे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो जब भी ब्लीडिंग होती है तो तरीका क्या है, RICE, इसमें सबसे पहले होता है रेस्ट, आइस, है ना, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। तो एक तो लिखा है अल्टरनेट एस्प्रिन एंड स्टेमिना फैन टू द हेल्प विद द पेन, गलत। अप्लाई कोल्ड पैक फॉर 24 to 48 आवर्स इन द अफेक्टेड एरिया, इसको बोलते हैं आइस फर्मेंटेशन या आइस कंप्रेशन। तो यहां पे आइस कंप्रेशन करना है आपको, आइस जो है वो अप्लाई करना है, और ये 24 to 48 आवर्स तक करना है। आइस कंप्रेशन या आइस अप्लाई वहां पे करना है, तो ये यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है परफॉर्म एक्टिविटी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज थ्रू द एक्सट्रीमिटीज, ये गलत है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वहां पे नहीं करना है। और पुट द अफेक्टेड एक्टिविटी इन द डिपेंडेंट पोजीशन, डिपेंडेंट पोजीशन में नहीं रखना है, एलिवेट रखना है। डिपेंडेंट पोजीशन में नहीं रखना है, क्या रखना है, एलिवेट रखना है, एलिवेशन पे रखना है, उसको उठा के रखना है जिससे एडिमा कम होगा। तो एलिवेट रखना है, एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करानी है क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, तो उसको रेस्ट देना है, इसको एक्सरसाइज नहीं करानी है। एस्प्रिन नहीं देना है,
और आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे आइस कंप्रेशन करना है। तो राइस फ्रैक्चर के लिए भी काम में लेते हैं और जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है इसके लिए भी काम में लेते हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस विद हीमोफीलिया ए, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। लेट्स सी कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। हमने यहां पे पूछा कि जब आप केयर दे रहे हैं हीमोफीलिया वाले मरीज को तो कौन सा चीज, कौन से इंटरवेंशन आप काम में लेंगे। बहुत बढ़िया। पहला लिखा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज ए रेजर ब्लेड टू सेव। कभी भी नहीं, रेजर ब्लेड को यूज करने का नहीं कहेंगे क्योंकि उससे कट लगने की संभावना है ना। दूसरा है अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग एनिमा टू द क्लाइंट। तीसरा है एनकरेज पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉन्ट्रास्ट स्पोर्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। अगला है टीच द क्लाइंट हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर इफ ब्लीडिंग अकर। एंड लास्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट फ्लॉसिंग द गम। विच इज द करेक्ट वन। सोच समझ के जवाब लिखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बी, सी, डी और ई बहुत अच्छे। देखो ए तो नहीं रहेगा, रेजर ब्लेड काम में नहीं लेना है, तो ये तो मरीज को हम इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, है ना। जो मरीज डायग्नोस हुआ है उसको रेजर ब्लेड काम लेने का नहीं कहेंगे क्योंकि इससे उसको कट हो सकता है, तो ये तो गलत है। अच्छा, अब ये बात सही है कि अवॉइड करें एनीमा लगाना, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनीमा रेक्टल एरिया से लगता है और मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है, तो एनीमा अवॉइड करेंगे, यह बात सही है, यह बिल्कुल सत्य वचन है। एनकरेज करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलना है। अगर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होगा तो यहाँ पे चोट लगने की संभावना और ये हीमोफीलिया वाले बच्चे में ब्लीडिंग को बढ़ाएगा, तो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो है वो यूज करें, बिल्कुल सत्य बात है। अगला है टीच द क्लाइंट हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर इफ ब्लीडिंग अकर। ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर लगाओ, तो ये बात भी सत्य है कि डायरेक्ट प्रेशर लगाना उसको सिखाएंगे, है ना। ये बात सत्य है कि उसको डायरेक्ट प्रेशर लगाना सिखाएंगे। लेकिन लास्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फ्लॉसिंग द गम। गम को फ्लॉस नहीं करना है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हीमोफीलिया वाला बच्चा गम को साफ नहीं रखेगा तो उसको ओरल इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है नॉट फ्लॉसिंग द गम, गम को फ्लॉस नहीं करना है। हालांकि ये ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है, लेकिन इसमें गम जो है उसको फ्लॉस करना होता है और ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, इसलिए ये तरीका भी क्या है, गलत है। तो ई यहां पे नहीं रहेगा। बी, सी और डी ये तीन तो आप लोगों ने सही किया, लेकिन ई यहां पे सही नहीं रहेगा, ये गलत है। क्लियर है, तो यहां पे करेक्ट आंसर है बी, सी और डी। ए और ई दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ना तो रेजर ब्लेड काम में लेना है, कट लग जाएगा, और ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। गम ब्लीडिंग जो है यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक पीडियाट्रिक नर्स हेल्थ एजुकेटर जो है वो प्रोवाइड करिए टीचिंग सेशन टू ए नर्सिंग स्टाफ रिगार्डिंग हीमोफीलिया के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर वुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन दिस डिस्कशन। कौन सा चीज इस डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे आप जब आप समझा रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में, तो क्या चीज समझाएंगे, जो आप लिखिएगा। हीमोफीलिया इज ए वाई लिंक डिसऑर्डर, फीमेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर, मेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर, और हीमोफीलिया बी रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। विच इज द करेक्ट वन। जवाब लिखिएगा, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। पहला लिखा है हीमोफीलिया इज ए वाई लिंक डिसऑर्डर, गलत स्टेटमेंट है। हीमोफीलिया कभी भी वाई लिंक डिसऑर्डर नहीं होता, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। अभी हमने बताया एक्स लिंक डिसऑर्डर। फीमेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर, फीमेल जो है वो फादर से हीमोफीलिया इनहेरिटेड करती है, तो फीमेल को हीमोफीलिया होता ही नहीं है, फीमेल को हीमोफीलिया होता ही नहीं है, ये बात गलत हो गई। अगला लिखा हुआ है मेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर, इट्स नॉट नेसेसरी, मेल को हीमोफीलिया मदर से ही होगा, एक स्टेटमेंट ये है। और हीमोफीलिया बी जो है वो फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, तो हीमोफीलिया बी 8 में से नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो अब यही एकमात्र बचा कि मेल में हीमोफीलिया होता है, ये बात सत्य है।
और वो मदर से होता है तो डेफिनेटली मदर अगर कैरियर है और फादर नॉर्मल है तो भी मेल को हिमोफीलिया हो जाएगा। जैसे ये मदर है कैरियर, ये हमने बताया था, और फादर जो है मान लो नॉर्मल है, तो भी ये जो बनेगा एक एक्स और वाई, तो ये मेल जो है वो कौन सा होगा, हिमोफीलिया का होगा। तो मेल जो है उसको हिमोफीलिया मदर से होता है। ये स्टेटमेंट अभी एक बार के लिए इसमें सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डी में जो लिखा हुआ है वो हिमोफीलिया बी फैक्टर 8 से नहीं होता है, फैक्टर 8 से हिमोफीलिया ए होता है। कई लोग अभी भी डी जवाब लिख रहे हैं। फैक्टर 8 से कौन सा हिमोफीलिया होता है, ए होता है। फैक्टर 9 से हिमोफीलिया बी होता है। और आई डोंट नो क्यों डी आंसर आ रहा है, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है कि नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी। मेल हिमोफिलिक होते हैं और मदर कैरियर होती है, और मदर से मेल को हिमोफीलिया आता है, कैरियर मदर से, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर का होता है और वाई क्रोमोसोम फादर से होता है, तभी मेल चाइल्ड पैदा होता है। याद रखिएगा, मेल चाइल्ड में वाई क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, और मदर ही इसका कारण बनती है, क्योंकि वाई पे तो बीमारी होती ही नहीं है। तो मेल में हिमोफीलिया मां से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हिमोफीलिया के बारे में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा है जो हिमोफीलिया का है और वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है। कौन सा स्पोर्ट्स आप रिकमेंडेड करेंगे इस बच्चे के लिए कि तुम ये स्पोर्ट्स खेल सकते हो। द चाइल्ड वांट्स टू प्ले इन द ओलंपिक, तो कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो उसमें बच्चा भाग ले सकता है, जो आप लिखिएगा। पहला है बास्केटबॉल, दूसरा है बाइकिंग, तीसरा है बेसबॉल और चौथा है स्विमिंग। विच इज द करेक्ट वन, जो आप लिखिएगा भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा स्पोर्ट्स उसके लिए अलाउ है, बहुत ही बढ़िया, स्विमिंग। कौन सा स्पोर्ट्स अलाउ है, स्विमिंग। इस बच्चे को अलाउ है स्विमिंग। बास्केटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, बाइकिंग में गिरने से ब्लीडिंग, और बास्केटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। और जो भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स रहेंगे उसमें बच्चा भाग ना ले तो बढ़िया है, क्योंकि बच्चा ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा माना जाता है, स्विमिंग। और ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है और इससे बच्चे को ब्लीडिंग होने की संभावना नहीं है। तो डी यहां पे करेक्ट है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला, विच मेजर्स वुड द रजिस्टर्ड नर्स नो टू अवॉइड व्हेन प्लानिंग केयर फॉर ए चाइल्ड विद हिमोफीलिया, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन कौन से मेजर्स आप वहां पे काम में लेंगे जो चाइल्ड हिमोफीलिया से सफर कर रहा है, आप एज ए नर्स क्या चीज काम में लेंगे और किन किन चीजों को अवॉइड करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर, रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल थर्मोमीटर, एडमिनिस्टर एस्प्रिन फॉर पेन और कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेस्ट आंसर लिखेगा क्या होना चाहिए। एक ही कोई विच इज द करेक्ट वन, बी सी डी। कई लोगों ने बी सी डी जवाब लिखा है। बी में लिखा है रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल थर्मोमीटर, एडमिनिस्टर। देखो यहां पे सवाल ने लिखा है अवॉइड क्या करेंगे आप, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके जो अवॉइड करेंगे। अवॉइड वो करेंगे जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो कौन कौन सा आंसर रहना चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने बी सी डी लिखा है। यह बात सही है कि यहां पे एस्प्रिन नहीं देंगे, रेक्टल टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज नहीं करेंगे, और रेक्टल सपोजिटरी या एनीमा इस बच्चे को नहीं लगाते हैं। ये तीनों बातें तो बिल्कुल सही है आप लोगों की। कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये बात सही नहीं है, इनको अवॉइड करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना, बार बार ब्लड प्रेशर चेक करने से भी वहां पे जॉइंट में ब्लीडिंग और प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करने का कंसेप्ट नहीं है, तो इट शुड बी अवॉइडेड। फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर, फ्रीक्वेंट वर्ड, ब्लड प्रेशर चेक करना मना नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट हर 2 मिनट में हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो, ऐसा क्या करना चाहते हो भाई, इतनी बार ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना है। तो यू हैव टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर चेंजेस। तो यहां पे ए, बी, सी और डी, ये चारों जो स्टेटमेंट है, चारों जो इंटरवेंशन है, ये इस बच्चे में अवॉइड करने हैं, क्योंकि इन सभी चीजों से बच्चा किसकी रिस्क पे होता है, ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। तो यहां पे एकमात्र ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें अवॉइड करना है। ए, बी, सी और डी क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग ए प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेन फॉर ए पेशेंट विद हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के मरीज में जब आप प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेन काम में ले रहे हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे काम में लेंगे? पहला लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ जॉइंट डैमेज पेशेंट हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस, ए पेशेंट लाइकलीहुड टू बी एडियर टू थेरेपी, ए पेशेंट रेस, पेशेंट एज एंड लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड रूटीन। कौन सा चीज आप इंक्लूड करेंगे जब आप उसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट कर रहे हैं हीमोफीलिया के अंदर? जो आप लिखिएगा बेस्ट आंसर लिखिए आप। प्रोफाइलैक्सिस जब मैनेज कर रहे हैं कि कौन सी चीज इंक्लूड? पहला डिग्री ऑफ जॉइंट डैमेज पेशेंट हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो हीमोफीलिया में जॉइंट में ब्लीडिंग होती है और लगातार बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग वहां पे रहती है, लेकिन कितना जॉइंट डैमेज हुआ उसके आधार पे इंटरवेंशन नहीं होता है। हर बार नया ब्लीडिंग होता है तो नए तरीके से इंटरवेंस करेंगे। तो जॉइंट कितना डैमेज है वो इंटरवेंशन का तरीका नहीं है। दूसरा है पेशेंट एडियर टू द थेरेपी, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। यहां लिखा है पेशेंट लाइकलीहुड टू बी एडियर, मतलब मरीज जो है वो हीमोफीलिया के जो ट्रीटमेंट की थेरेपी है उससे एडियरेंस है या नहीं है। तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेन जो है वो काम में लेना है कि नहीं लेना है। तीसरा है पेशेंट के रेस, तो जाति के आधार पे हम डिसाइड नहीं करते हैं कि उसको प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बचाव के रूप में ट्रीटमेंट देना। तो ये तीनों ही तरीके यहां पे नहीं होगा, है कि नहीं है? तो एकमात्र है कि मरीज का उम्र, उसका लाइफ स्टाइल और उसका डेली रूटीन क्या रहता है। उसमें अगर ऐसा हमें संभावना लगती है कि इसमें ब्लीडिंग के चांस ज्यादा है तो उसको प्रोफाइलैक्सिस हम मेडिसिन देते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा कोई खास रूटीन नहीं है, पूरे दिन घर पे ही लेटा रहता है और जब लाइव क्लास होती है वो भी रजाई में घुस के देखता है, तो फिर प्रोफाइलैक्टिक ड्रग की जरूरत नहीं है। बाद में कभी ब्लीडिंग होएगी अपना आप तो हम दवाई दे देंगे। तो ये डिसाइड किया जाता है मरीज के एक्ट के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। इट्स डिपेंड ऑन फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द क्लाइंट। क्लियर हो गया? डी इज द करेक्ट वन। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन एक्यूट ब्लीड शुड बी ट्रीटेड विद इन आवर्स ऑफ ऑप्टिमल आउटकम। अगर कोई हीमोफीलिया का मरीज होता है और उसको जब हम ट्रीट करते हैं और एक्यूट ट्रीटमेंट है, मतलब एक्यूट ब्लीड हुआ है, तो उसको कितने टाइम के अंदर अंदर ट्रीट करना है? 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे? 4 ऑप्शन यहां पे लिखे। तो एक्यूट ट्रीटमेंट जो है वो कब करना है? जो आप लिखेगा, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखेगा। एक्यूट ट्रीटमेंट पूछा हमने और उसका टाइम पीरियड पूछा है कि एक मरीज है, गाइडलाइन के अनुसार एक्यूट ब्लीड अगर हो रहा है तो उसको कितने समय के अंदर अंदर ट्रीट करना होता है। अब याद रखिएगा, एक्यूट ब्लीड मतलब हैमरेज, और हैमरेज तो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, वो तो हमेशा खतरनाक ही होता है। भाई हैमरेज नहीं होना चाहिए ना, नॉर्मल तो ये है। अब हैमरेज तो हमेशा खतरनाक होता है, तो समय ज्यादा नहीं लेना है। तो कितने समय के अंदर अंदर, जो कम से कम समय उतने के अंदर अंदर। कई लोग 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे जवाब देने का सोच रहे हैं। 18 घंटे में तो लेबर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, और ये ब्लीडिंग जो तो बहुत तेजी से होती है, तो 18 घंटे में तो निपट जाएगा। तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, विद इन 2 आवर्स, विद इन हाफ आवर्स, विद इन ए मिनट, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीट करो। नहीं तो इस बच्चे में बहुत ज्यादा हेमरेज होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, हेमरेजिक कंडीशन की वजह से ऐसा होगा। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही गलत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कौन सा दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? जो आप लिखिएगा, हीमोफीलिया में कौन सा दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? एस्प्रिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, मॉर्फिन सल्फेट। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग वाली बीमारी है और इस ब्लीडिंग वाली बीमारी में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। तो इस मरीज के अंदर हम कोई भी ऐसी दवाई नहीं देंगे जो ब्लीडिंग को और ज्यादा करवाती हो। और इन 4 दवाई में ये एनाल्जेसिक है, ये दोनों एंटीबायोटिक है। ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक है। और एस्प्रिन जो है वो क्या है? एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है। तो यहां पे एस्प्रिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर है? हिपेरिन, वारफरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
हिमोफीलिया वाले मरीज में ऐसी कोई दवाई नहीं देंगे जो ब्लीडिंग कराती हो, ब्लड थिनर्स हो, एंटीकोएगुलेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे कोएगुलेशन फैक्टर पहले से कम है। यहाँ पे मरीज में क्लॉटिंग टाइम बड़ा होता है, मरीज में एपीटीटी की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ऐसी दवाई हमें नहीं देनी है। तो आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, एस्प्रिन। क्लियर है? बिल्कुल। अगला, एक मरीज हिमोफीलिया का इमरजेंसी में लेके आए इंजुरी के बाद में, नर्स शुड एंटीसिपेट द नीड टू एडमिनिस्टर। आप एज ए नर्स क्या एंटीसिपेट करते हैं, क्या चीज आप एडमिनिस्टर करेंगे? हिमोफीलिया का मरीज है, इसको इमरजेंसी में लेके आए हैं और इंजुरी हुई है उसके नी के अंदर, घुटने में इंजुरी हुई है और उसको ब्लीडिंग हो रही है। क्या करेंगे आज? क्या करेंगे आज? सबसे पहला है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है फैक्टर 8 कंसंट्रेशन और चौथा है प्लेटलेट। 4 ऑप्शन है। क्या आप लगाएंगे? नी में इंजुरी लेके आए हैं, हिमोफीलिया का बच्चा है, एफएपी देंगे, आरबीसी, फैक्टर 8 या प्लेटलेट? अब देखो, आरबीसी और प्लेटलेट तो नहीं देंगे क्योंकि इनके देने का तो सेंस नहीं है, इनमें तो देने तो क्लॉटिंग फैक्टर पड़ेंगे। अब समस्या ये है कि एफएपी देवे या फैक्टर 8 देवें। समस्या हमारे सामने ये है कि इसको एफएपी देवें या फैक्टर 8 देवें। हालांकि मोस्ट कॉमन हिमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी वाला होता है, उसको क्लासिकल हिमोफीलिया कहते हैं। पर हमारे इस सवाल के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि फैक्टर 8 की कमी वाला हिमोफीलिया है, सिर्फ ये मेंशन है कि इसमें सिर्फ हिमोफीलिया है। जब सिर्फ हिमोफीलिया होता है तो हम फैक्टर 8 नहीं देके हम सारे ही फैक्टर देंगे। हो सकता है फैक्टर 9 की वजह से है और हम 8 दे के बैठ गए और कोई इलाज नहीं हुआ। तो फैक्टर 8 वाला है ऐसा सवाल ने मेंशन नहीं किया, तब हम सारे ही तरीके के जो एफएपी होती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, इसमें सारे ही तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जब सारे ही तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं तो हम कौन सा देंगे? हम देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ए यहां पे करेक्ट है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो एफएपी इज द करेक्ट। तो जितने भी लोगों ने सी जवाब लिखा फिर सुन लीजिए, यहां पे फैक्टर 8 कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसकी कमी से हुआ है, तो एक देंगे। मान लो 9 की वजह से हुआ है तो, है ना, तो हम एफएपी दे दो। इसमें फैक्टर 8 भी है, 9 भी है, सब है, तो ये काम अच्छा करेगा यहां पे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिफाइड साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद हिमोफीलिया। हिमोफीलिया में जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसका मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिफाइड साइट कौन सी होती है? ब्रेन टिश्यू, जीआई ट्रैक्ट, जॉइंट कैविटी, स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट क्लासिफाइड साइट यहां पे पूछिए हिमोफीलिया की, तो कौन सा इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड है हिमोफीलिया में? मोस्ट क्लासिफाइड साइट कौन सी रहेगी? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जो आप लिखिएगा मोस्ट क्लासिफाइड साइट की बात की हमने यहाँ पे। हिमोफीलिया में कहां पे होती है मोस्टली ब्लीडिंग, कहां देखने को मिलेगी? एग्जैक्टली हमने बताया है, जॉइंट कैविटी के अंदर जॉइंट ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसको हम हीमार्थ्रोसिस कहते हैं। तो इंटरनल ब्लीड है, ये बाहर थोड़ी होती है ब्लीडिंग, जॉइंट के बाहर नहीं होती है, जॉइंट के अंदर ही होती है। और मोस्ट कॉमन जो जॉइंट था वो कौन सा था? एंकल जॉइंट था। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है, जॉइंट ब्लीडिंग इज द मोस्ट क्लासिकल साइट। दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिमोफीलिया। हिमोफीलिया के अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे? पहला है ब्लीडिंग इन द हेड, जॉइंट स्वेलिंग, डेथ, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हिमोफीलिया का कॉम्प्लिकेशन यहां पे देखने को मिलेगा? कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हो गया कि हिमोफीलिया कॉम्प्लिकेटेड होके डेंजरस हो गया, प्रॉब्लम कर गया। तो हिमोफीलिया कौन कौन सी प्रॉब्लम कर सकता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है? पहला है ब्लीडिंग इन द हेड, हिमोफीलिया से हेड में ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है वहां पे। दूसरा है जॉइंट में स्वेलिंग, जो कॉमन है, हिमोफीलिया से जॉइंट में ब्लीडिंग होना कॉमन है। तीसरा यहां पे है डेथ, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो डेथ की संभावना भी है, जानलेवा बीमारी बन सकती है हिमोफीलिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी, ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिमोफीलिया। लास्ट है, इन पेशेंट विद हिमोफीलिया विच ऑफ दीज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरिब्रल माइक्रोब्लीड। सेरिब्रल माइक्रोब्लीड की रिस्क को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है? कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, इंक्रीज एज, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन और ऑल ऑफ द अबव। हमने यहां पे पूछा है कौन सा फैक्टर सेरिब्रल माइक्रोब्लीड की रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। सेरिब्रल माइक्रोब्लीड की रिस्क को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है?
जो आप लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली तो यहां पे कार्डियोवैस्कुलर एज के साथ में और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन सभी तरीके के रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर पूछा है यहाँ पे और रिस्क को बढ़ाने वाले हैं तो ये सभी बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, ए, बी और सी। याद रखिएगा। अब आप कहोगे हेपेटाइटिस सी कैसे होता है, तो हेपेटाइटिस सी एक इन्फेक्शन है जो लीवर का है और लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। तो अगर लीवर इन्फेक्टेड होगा, हेपेटाइटिस सी होगा, लीवर का काम गड़बड़ा जाएगा और लीवर का गड़बड़ ब्लीडिंग की रिस्क और सेरिब्रल ब्लीड हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी से भी होता है, एज से भी होता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर तो है ही। तो सभी तरीके के रिस्क फैक्टर जो है वो सेरिब्रल ब्लीड करा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखिएगा। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा है और उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये जो हीमोफीलिया है इसमें एपीटीटी का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। हीमोफीलिया में बीटी टाइम नॉर्मल होता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम जो है यहाँ पे बीटी टाइम भी क्या रहेगा, नॉर्मल। क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल नहीं होता है क्योंकि हीमोफीलिया क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो क्लॉटिंग टाइम हमेशा बढ़ा हुआ होता है। तो इसका जवाब थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इसका जवाब सी रहेगा, बी नहीं रहेगा। हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है। हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और उसमें क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। और पीटी और एपीटीटी में पीटी नॉर्मल है और एपीटीटी का वैल्यू हमेशा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, हमने गलत डिस्कस कर लिया तो उसको बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि गलती हमें मंजूर नहीं है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट करके क्या कर दीजिएगा कि इंक्रीज होता है वहां पे क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम हमेशा नॉर्मल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी वाला बीमारी है और हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी कॉमनली वहां पे देखने को मिलती है। तो आज के इस सेशन को देते हैं यहीं पे विराम। अगर आपको हीमोफीलिया और इससे संबंधित सारी तरह की बातें समझ में आई, अच्छा हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये रॉयल्स डिजीज समझ में आई तो इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर लिखें। आज के सेशन को देते हैं यहीं पे विराम। जाने से पहले किसी ने बड़ा खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना बैठ मायूस यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ में, करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।